बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। पाकिस्तान इस वक्त जिस मुआशी सूरत हाल से गुजर रहा है, दिन ब दिन हम देखते चले आ रहे हैं कि कभी एलसीज़ के ऊपर पाबंदीज़ और कभी कोई और मुश्किलात का सामना होता है। कभी हम IMF के सामने अपना कशकोल लेके सियासी गवर्नमेंट्स और उसके साथ साथ मुख्तलिफ इदारे IMF के साथ कुछ ऐसी डील्स और ऐसे एग्रीमेंट्स करते हुए नज़र आते हैं जिसका बज़ाहिर डायरेक्ट जो असर है वो आवाम के ऊपर पड़ता है। जिसके ऊपर स्पेशली हम बात करते हैं कि अगर हम पिछले दिनों में देखें डॉलर की प्राइसेस जो पाकिस्तान के अंदर फ्लक्चुएट हो रही थी, जिसकी वजह से हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमाया, बट जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने लॉसेस किए। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी हैं जो शट डाउन के दहाने पे पहुँच चुकी हैं। और अगर मैं यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि 70% से ज़्यादा इंडस्ट्री अपनी कैपेसिटी के 50% से भी बिलो एवरेज के ऊपर इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ने की वजह से जो बोरोइंग रेट है बैंक से वो इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री का हाईएस्ट चल रहा है 22%। उसके साथ साथ एक मेजर कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का आता है। अगर इंडस्ट्रीज़ को सस्ती बिजली नहीं मिलेगी, कंज्यूमर को जो हमारी रेजिडेंशियल लोग हैं उनको सस्ती बिजली नहीं मिलेगी, तो यकीनन हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो डे बाई डे दिन ब दिन जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो इंडस्ट्रीज़ को किन मुश्किलात का सामना है, स्पेशली आज हम बात करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट के ऊपर और रिन्यूएबल एनर्जी किस तरह से हम कर रहे हैं और इसका पाकिस्तान के अंदर क्या स्कोप क्या है। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो विंड पावर के ऊपर या सोलर के ऊपर कितना बेस कर रहा है और जो हमारी बाकी के रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। IPPs के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किस तरह के एग्रीमेंट्स हुए हैं और हमारे पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो एक सेक्टर है इसका पावर जनरेशन का वो किस तरह से काम कर रहा है और हमारे पास बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेसिटी है कितनी, इसके ऊपर आज आप बात करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के जनाब जैगम रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे आज के दूसरे मेहमान जो कि टेक्निकल एनालिस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल से उनका जो लिंक है, विजिटिंग फैकल्टी हैं NED यूनिवर्सिटी के जनाब अबू बकर इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबू बकर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ लाए। जैगम साहब मैं आपसे स्टार्ट लूँगा। माशाल्लाह से आपने ज़िंदगी की वो दहाइयाँ देखी हैं जब पाकिस्तान एक तरक्की करता हुआ मुल्क कहलाता था। आज उस तरक्की को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। हमारे अबाविदात कहते थे कि पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है, जब जिन्ना साहब ने इस पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान का नारा लगाया था तो हमारे अबाविदात सब कुछ छोड़ के यहाँ चले आए थे। उस वक्त आज से क्या ज़्यादा बुरे हालात थे जो आज हम देख रहे हैं? उस वक्त हम किस तरह से पॉजिटिव साइन में निकले और हम एक वक्त ऐसा आया कि दूसरे ममालिक को कर्ज देने के लिए खड़े हुए थे और आज हमने 75 साल गुजरने के बाद अपने आप को मुआशी तौर पे कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया? देखिए ये बहुत सही आपने एक बात की कि लोग आए तो थे उम्मीदों के साथ, बिल्कुल, कि सुबह आएगी, सूरज निकलेगा, रोशनी होगी और सबसे बढ़ के कि रोशनी और सुबह तो शायद जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पहले भी निकलती होगी, लेकिन एक इस्लामी माहौल का भी जहन में होगा। जब इस्लाम का लोग सोचते थे तो वही ईमानदारी, मेहनत, इखलास, ये सारी चीज़ें इस्लामिक वैल्यूज़ कभी सोचते थे कि इस मुल्क में ये चीज़ें होंगी। बदनसीबी हमारी ये जो मैं देखता हूँ कि अल्लाह ने पाकिस्तान बनाते वक्त तो हमें अजीम कायद दिए, जिन्ना को और आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ें तो वो अल्लाह मियाँ की तरफ से एक तोहफ़ा थे। लेकिन बदनसीबी ये हुई कि जिना को वो उम्र नहीं दी और समहाउ जिना के बाद जो दूसरी क़यादत, जिना का सुना है, ये कह कौल भी था कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। ओके, हाँ ये जिना, और बल्कि जिना का तो यहाँ तक भी तारीख़ में है कि एक फ़ौजी जर्नैल थे जो बाद में बहुत वो हुए कि जी वो उन्होंने कहा कि आई डोंट वांट टू सी दिस फेस। मतलब वो ये कहते थे कि भाई ये अपनी अपनी जगह रहें, उन्हें ये स्मेल हो रहा था कि पाकिस्तान में क्या होना है। ओके, सियासतदानों का, जैसे मैं कहा, आप ये देखिए कि जिना के साथ हमारा बानी लिटरली ही वाज मर्डर्ड। वो जिस तरह से हमने उनके साथ बर्ताव किया, नहीं जी, देखे ना एक आदमी टीबी का मरीज, वो एक लंबी बहस हो जाएगी। मैं बेसिकली स्टार्ट पॉइंट आपको ये कहना चाह रहा था कि देखिए जब इब्तिदा में हमारे वो बानी चले गए और सक्सेशन उनको ना मिली तो ख़राबी का सफ़र तो चला। सही।
उसके बाद तो आप देखते हैं कि जी 56, फिर 58, और फिर वो जो हमारे यहाँ जो है कोई जैसे आवाम के लेवल पे एक ऑब्जेक्टिव ड्रिवन लीडरशिप है, वो फिर कभी आई नहीं, और फिर वो पॉलिटिशियन भी उसी रंग में। तो ये मुल्क उस लिहाज से बदनसीब था तो सही, रोज़ बरोज़ मज़ीद बदनसीब होता जा रहा है। अच्छा जैगम साहब, आप ये क्या देखते हैं कि एक विजन और लीडरशिप की जो बात आपने की, इस वक्त हमारे पास जो, मैं स्पेशली आज इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस और इसकी कॉस्ट के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, आप क्या समझते हैं इस वक्त ऐसी लीडरशिप है जो इन क्राइसिस से पाकिस्तान को निकाल सकेगी? देखिए कोई भी चीज़ ऐसा विजन नज़र आता है आपको? नहीं, मैं देखें इस वक्त तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, मोहम्मद अली साहब बहुत लायक आदमी हैं जो इस वक्त केयर टेकर एनर्जी के मिनिस्टर हैं, लेकिन इशू वो उससे पूरा हल इसलिए नहीं होता आ रहा कि पहले तो हमें ये रियलाइजेशन हो कि ये क्विक वाली बात नहीं है, हमें एक प्लानिंग से चलना है। दुनिया भर में अब ये को अब हमें पूछने की ज़रूरत नहीं, दुनिया भर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा रिन्यूएबल एनर्जी, ये रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये कोई 300 बरस से ये टर्म नहीं यूज़ हो रही थी, ये तकरीबन इसको यूँ समझिए कि 19वीं सदी के मिडल से ये एक ग्लोबल स्लोगन बना। तो रिन्यूएबल एनर्जी दुनिया में थी। बस एक सिंपल वर्ड में आपसे कहता हूँ कि आपके घर पे छत पे सूरज तो सदियों से आता ही था ना, अल्लाह ताला की एक नेमत है। लेकिन 1960 लगभग जब ये एवोल्यूशन ऑफ सोलर हुआ, तो जब किसी ने बताया कि भाई ये सोलर रोशनी नहीं है, ये बिजली भी है, ओके, तो जिसके बाद में अब ये डेली आपके छत पे ऊपर, ये 1960 में एवोल्यूशन हुआ है सोलर का एनर्जी का, तो फिर उन्होंने ही काम किया। आज आप जाइए कि हमारे नेबरिंग कंट्री में भी देखिए, उनका था एक प्रोग्राम जवाहरलाल नेहरू सोलर रिन्यूएबल मिशन कि हमने फैला देना है, उसके बाद रूफ टॉप सोलर हर छत पे हमने लगा देना। हमारे मुल्क में भी ये चीज़ें उस शक्ल में पहले ही नहीं हुई जब अच्छे दिन थे। अब बुरे दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने शुरू में कहा कि इंपोर्ट हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सके पैनल्स की। सोलर के लिए 3 मटेरियल बेसिक चाहिए, एक सोलर पैनल्स, एक इन्वर्टर्स और तीसरे स्ट्रक्चर्स जिसमें केबलिंग भी और स्टील स्ट्रक्चर भी शामिल। तो वो चलो 2 चीज़ें तो अपने लगे, बेसिक जो कंपोनेंट है वो 2 ही हैं, दोनों इंपोर्ट हो रहे हैं। इतना बड़ा मुल्क है, 5वां आबादी के लिहाज से दुनिया बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी स्कोप हो सकता है। इंडिया में उन्होंने ऐलान किया था 2016 में कि 100 गीगावाट सोलर करेंगे, आज वो क्रॉस कर चुके हैं। 2020 विजन दिया था, उस विजन को उन्होंने रोड मैप के ऊपर अगर आज हम ये इंसेंटिवाइज करें तो सोलर इज़ वन, विंड इज़ अनदर वन। अच्छा, मैं जैगम साहब अबू बकर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा, टेक्निकल सवाल की तरफ मैं आऊँगा। अबू बकर साहब, आप क्या देखते हैं, जिस तरह से जैगम साहब ने बात की, इस वक्त पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान की हम बात करेंगे, सोलर कितने % हम सोलर से फ़ायदा उठा रहे हैं, विंड से कितने % उठा रहे हैं, टोटल हमारी जो पावर एनर्जी जो जनरेशन है वो है कितनी है, और हमारे पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट कितनी है? अच्छा, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करते हैं तो उसमें तकरीबन सोलर से हम लोगों ने टोटल एनर्जी मिक्स का 1% एक्सट्रैक्ट किया है। मैं नेशनल ग्रिड की बात कर रहा हूँ। ओके। और विंड से तकरीबन 3% एक्सट्रैक्ट किया है। ओके। और जो कि मतलब टोटल अगर मैं बात करूँ तो रिन्यूएबल ऑलमोस्ट 4% है और 1% तकरीबन बगास है, तो 5% आपने सिर्फ रिन्यूएबल से लिया है। बाकी सारा जो है वो ऑब्वियसली RLNG, न्यूक्लियर और फर्नेस ऑयल, जो पुरानी टेक्नोलॉजी जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे इस टाइम जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो अराउंड अबाउट 44 to 45 गीगावाट है, और नॉर्मल डिमांड, हमारी एवरेज डिमांड तो 30s में रहती है। मतलब ऑब्वियसली समर में वो 35-36 पे गीगावाट पे जाती है और फिर 30 पे। बट जो हमारे पास एक बॉटल नेक है वो इस टाइम ट्रांसमिशन कैपेसिटी है। ट्रांसमिशन कैपेसिटी हमारे पास तकरीबन 25,000 मेगावाट, 25 गीगावाट के राउंड अबाउट है, जो कि रिसेंटली अभी NTDC ने ऑलमोस्ट अ मंथ बैक 25,000 को लाइव ट्रांसमिट किया है, तो दे आर सेइंग इट इज़ अ रिकॉर्ड। तो हमारे लिए एक इशू ये है कि हमारे पास शायद इंस्टॉल कैपेसिटी ज़्यादा है बट हम उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते पूरे ज़्यादा, और बहुत से उसके वेरियस रीजन। प्लानिंग का फुकदान हुआ ना कि हम देखें इंस्टॉल कैपेसिटी तो हमने इतनी कर ली कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, बट उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी तो हमें तवज्जो देनी चाहिए। ट्रांसमिशन लाइन्स हमारे पास नहीं है, उस जनरेशन का क्या करेंगे हम? बिल्कुल। इसके अंदर इस टाइम जो है वो एक पॉइंट जो कि मतलब इदारों में, या जिसे कहते हैं कि पावर मिनिस्ट्री, नेपरा और इन सब इदारों में भी है, वो ये है कि अभी हमें जनरेशन से ज़्यादा ट्रांसमिशन एक्सपेंशन प्लान्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, जो कि इंटीग्रेटेड प्लानिंग हमारी मिसिंग थी। हमने साथ साथ जनरेशन के साथ हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंड नहीं कर सके। अब हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी कॉस्ट, कि हमारे पास जनरेशन बहुत ज़्यादा है, यूटिलाइज हम कर नहीं पा रहे, जिसके 2 रीजन हैं। ऑब्वियसली ये भी, और एक इकोनॉमिक डाउन टर्न भी है कि आपके पास
यूनिट कंजम्पशन इंडस्ट्रीज़ की भी डाउन होगी। जैसे कैपेसिटी की आपने बात की कि अगर आपके पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज 50% कैपेसिटी पे चलेंगी तो यूनिट कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो आपके प्लांट्स जो हैं वो बहुत से आइडल में हैं, लेकिन आपको उनकी कैपेसिटी कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपकी यूनिट रेट बहुत हाई, बिल्कुल, जिसकी वजह से आपके यूनिट रेट बहुत हाई हो गए हैं इस टाइम। ओके जैकब साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह से अबू बकर साहब ने बात की कि जो आईपीपीज के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, उन एग्रीमेंट्स की बेस के ऊपर हम उनसे एक रेट तय किया, जो भी किया वो तो हम उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के ऊपर दे रहे हैं। जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस इतनी नहीं है, ट्रांसमिशन लाइंस इतनी नहीं है, तो ये आप क्या समझते हैं कि ये वायबल हैं एग्रीमेंट्स हमारे? देखिए, एक तो आप देखें ना कि जो आईपीपीज जो हुआ था वो तो एक इकोनॉमिस्ट नहीं, आप अपने चपरासी को बुलाइए तो वो भी कहेगा जी ये क्या बात कर रहे हैं आप। ये कहा गया कि जी आप प्लांट लगाओ, डॉलर बेस 18% रिटर्न मिलेगा, रिगार्डलेस के आपका प्लांट चलेगा या नहीं चलेगा, रिगार्डलेस के हम आपसे लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये लगाने वालों को भी पता था कि नहीं ले पाएंगे, इसलिए कि जो इन्होंने जिक्र किया वो करने के ट्रांसमिशन सिस्टम ही नहीं था। लेकिन वो एग्रीमेंट हुआ, मैं अमेरिका में था उस वक्त, तो मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की जिसमें पाकिस्तान से भी एक नुमाइंदे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के आए थे, जिस वक्त ये आईपीपीज लॉन्च कर रहे थे। तो पाकिस्तान के नुमाइंदे ने यही बातें की कि जी आप आइए, डॉलर बेस्ड रिटर्न आपको 18% मिलेगा प्लांट, और ये गारंटीड कैपेसिटी बेस्ड है, इसमें आप बनाएं ना बनाएं हम आपको देंगे, और ये वो। तो टी ब्रेक जब हुआ तो मुझे एक अमेरिकन कहता है कि मिस्टर रिजवी, वाज ही टॉकिंग सेंस? मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय दैट? कहता है कि देखो, दुनिया में डॉलर पे 4-5% रिटर्न मिलता है, सही। ये कह रहा है 18% गवर्नमेंट गारंटीड रिटर्न, लगाओ तो सही, चलाओ या ना चलाओ, मतलब इंस्टॉल करने के ऊपर, इंस्टॉल के कैपेसिटी के ऊपर मिलेगा। ये किस गवर्नमेंट की बात है, कितने साल पहले? ये तो बहुत पुरानी। तो वो उसके बाद जो हशर हुआ, जिसके बाद एक लफ्ज़ आप सुनते होंगे, पहले 300-400 बिलियन होता था सर्कुलर डेट। आम आदमी को तो समझ में नहीं आती सर्कुलर डेट, नाचता है, खाता है, घूमता है, फिरता है, क्या है, लेकिन आज वो ट्रिलियंस में हो गया सर्कुलर डेट। दूसरा जो मेरे भाई ने कहा, बकर साहब ने, देखिए हमारे मुल्क में मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा इसलिए लगती है कि एक 3 सेगमेंट होते हैं, एक सर्व्ड पॉपुलेशन जिसके ऊपर ग्रिड है, एक अंडर सर्व्ड के ग्रिड की छोटी मोटी तारें तो लगाई हैं, लेकिन उनको हम 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग करते हैं। कई आप इंटीरियर में चले जाएं, 12 नहीं, कई दिन बिजली नहीं आती ऐसे ही। और बेइंतहा बड़ा मुल्क है जहाँ पे ग्रिड सप्लाई है ही नहीं, उसको कहलाता है हम अनसर्व्ड आबादी। तो अगर सारी आबादी को एक हाइपोथेटिकली अगर आप कहें कि परफेक्ट लाइनें हैं, सब कुछ है, तो हमारी बिजली की ज़रूरत इंस्टॉल कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। सेकंड जो इन्होंने बात की वो बहुत अहम है। आपने और मैंने, हमने कभी पाकिस्तान में देखा कि हमारी गली की ट्रांसमिशन लाइंस पे कोई रिपेयर शुरू हुई है? नहीं नज़र आती, मुझे तो नहीं याद। वही इस तरह के लटकती हुई तारें, सैगिंग खंबे टूट रही हैं, गिर रही हैं। कोई मैं हम सियालकोट रहने वाले थे, हम देखते थे वही तारें लटक रही हैं। और ये जो लटकना होता है ना तार का ऐसे, और खंबे में आपने जो कनेक्शन है, इन्होंने जो कहा ना, ये हम लोग के ट्रांसमिशन लॉसेस, लाइन लॉसेस, इसलिए कि वो इसकी बड़ी स्टेट तक होती है, वो जो उसके कनेक्शंस होते हैं वो बड़े परफेक्ट किस्म के होते हैं। आज हमारे मुल्क में, अबू बकर माइट बी नोइंग इट बेटर, बाद लोग कहते हैं अबाउट 1/3, अगर मैं 100 बिजली यहाँ से भेजूँ तो 65%, 2/3 पहुँचती है, 1/3 रास्ते में ये लॉसेस में गायब हो जाती है। अच्छा जैकब साहब, इसको कंटिन्यू करेंगे, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, कॉस्ट, जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है उसके ऊपर। और हमने देखा इस वक्त कि जो हमारी सोलर की हमारी जो जनरेशन है वो 1% है टोटल हमारी बिजली की कंजम्पशन का, जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें विंड पावर को तकरीबन 3% के करीब है। तो इस तरह से हम, जिस तरह से 1950s के बाद से रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाती थी, पाकिस्तान अभी भी तकरीबन कोई 80 साल गुजरने के बाद भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाया। और आज हम अभी तक उन मुश्किलात में दो चार हैं, और किस तरह से आने वाले वक्त में इससे निकल पाएंगे। जिस तरह से आईपीपीज के साथ जैकब साहब ने कहा कि हमारे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। अब देखना यह है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो किस तरह के एग्रीमेंट करेगी, या नया कशकोल धो धा के माशाल्लाह से तैयार करके दोबारा IMF के साथ लेके जाएगी। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहूँगा। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आईपीपीज के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए हैं वो उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के ऊपर और उसके रिटर्न की जो बात की गई 18% डॉलर रेट के अंदर उनको जो है ना रिटर्न की बात की गई। तो क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या कोई ऐसा यूनिट है जिसकी यील्ड या डिविडेंड या जो रिटर्न है उसका 18% से पाकिस्तानी रुपये में ज़्यादा हो? मुझे तो नज़र नहीं आता। अगर आपको कहीं नज़र आता हो तो यकीनन उसकी स्टडी कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर लीडरशिप की फुकदान ज़रूर नज़र आएगा आपको कि वो कौन लोग थे या किस तरह के एग्रीमेंट्स किए गए। खैर वो एक नई डिबेट है। मैं यहाँ पर अबू बकर साहब आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से आपने मुझे इसकी बाइफर्केशन करके बताई, सोलर की, विंड पावर की और उसके साथ साथ हाइड्रो की। अगर हम इस वक्त देखते हैं पाकिस्तान के अंदर रोज़ आवाम जो है ना वो रोडों पे निकलती है बिजली के बिल के अंदर, उनको बेचारों को बिल पढ़ना नहीं आता, उसके अंदर पता नहीं किस किस तरह के चार्जेस लिखे हुए होते हैं। तो ये मतलब कौन से ऐसे चार्जेस हैं जो सरचार्जेस, फिर एडिशनल सरचार्जेस, फिर और इस तरह के बहुत सारे चार्जेस होते हैं, ये क्या होते हैं बेसिकली? मैं आपको बताता हूँ कि टोटल आपके पास जो बिल्स में, मतलब अगर मैं अभी टैक्सेस को छोड़ देता हूँ, टैक्सेस एक सेपरेट टॉपिक है ऑब्वियसली, FBR और ये सब चलेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में इस टाइम बिल्स में आपके पास 4 तरह के कंपोनेंट्स आते हैं। एक कहलाता है बेस टैरिफ, फिर एक कहलाता है फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट, एक कहलाता है क्वार्टरली एडजस्टमेंट और एक आपके पास आ रहा है PHL सरचार्ज। और इन 4 को अगर मैं डिफाइन करूं तो जो आपका बेस टैरिफ है उसमें ये होता है कि जो आपका रेगुलेटर है वो 1 साल का पूरा फोर्सी करता है, लाइक फाइनेंशियल ईयर 24 में क्या एनर्जी मिक्स होगी, उसकी एक एवरेज कॉस्ट क्या आएगी, जो कि इस टाइम एवरेज कॉस्ट तकरीबन 30 रुपीज़ है। लेकिन उसमें ऑब्वियसली जब आपके पास कंज्यूमर्स को वो सेगमेंट क्रिएट कर देते हैं कि आपके पास जैसे 100 और 200 यूनिट्स वालों को एक 10 से 15 रुपए की बिजली मिलती है और जो हायर सेगमेंट्स हैं उनको ज़्यादा की बिजली, तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन होती है। तो तकरीबन अगर मैं 600 यूनिट वालों की बात करूं या 700 यूनिट वालों की बात करूं, इंडस्ट्री की बात करूं, तो उनको एवरेज बेस रेट तकरीबन 40 रुपए का पड़ता है। सही है। फिर आपके पास फ्यूल एडजस्टमेंट होता है। फ्यूल एडजस्टमेंट के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक्चुअल फ्यूल की कॉस्ट लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस महीने में असल में कितना RLNG या गैस इस्तेमाल हुई, कितना पेट्रोल इस्तेमाल या फर्नेस ऑयल इस्तेमाल हुआ, उसको रेफरेंस से माइनस करके वो आपके बिल में आता है, जो कभी 1 रुपये होता है, कभी 0.5, कभी 1.5, जैसे आपकी 15 डेज पे पेट्रोल की प्राइसेस आपको चेंज हो रही होती हैं। थर्ड आपके पास ये होता है कि आपके पास क्वार्टरली एडजस्टमेंट में जैसे कि कुछ लॉसेस एडजस्ट होते हैं, फिर CPI इन्फ्लेशन जो कि आपके पास वो भी आपके पास एडजस्ट होता है, तो वो आपके पास एक एडजस्टमेंट वो आती है और उसमें कैपेसिटी कॉस्ट और इन सब की डॉलर इंडेक्सेशन, ये सारे एडजस्ट होते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। सही है। फोर्थ आपके पास एक नई चीज़ आ रही है बिलों में जो कि अभी 5-6 महीने पहले स्टार्ट हुई है, जिसका नाम है PHL सरचार्ज, जो कि इस टाइम बिल में 3.28 रुपीज़ आ रहा है। वो क्या है? वो है पावर होल्डिंग लिमिटेड, बेसिकली सर्कुलर डेट की पेमेंट है जो कि कंज्यूमर्स की जेबों से ही निकाली जा रही है। इस टाइम पावर सेक्टर का जो डेट है वो तकरीबन 2.3 ट्रिलियन है। और 2.3 ट्रिलियन सारा कंज्यूमर नहीं पे करना है। अब वो गवर्नमेंट, देखें, गवर्नमेंट अगर फिस्कल स्पेस से भी पे करे तो वो भी टैक्स पेयर्स मनी है, वो भी आप और मैं ही दे रहे हैं। और अभी इनको वो तो एक लिमिटेड एक क्लास है ना जो टैक्स पे कर रही है, लेकिन ये तो हर किसी को दे रहे हैं। अभी इसके अंदर इन्होंने ये किया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज से तकरीबन 10 साल पहले कंपनी बनाई थी, 10-12 साल पहले, पावर होल्डिंग लिमिटेड, जिसके थ्रू इन्होंने, क्योंकि सर्कुलर डेट क्रिएट हो गया था, अब उसकी पेमेंट्स करनी थी, तो इन्होंने डिफरेंट लेंडर्स और बैंक से पैसे अरेंज किए और IPPs की पेमेंट कर दी, क्योंकि सर्कुलर डेट में अब वो जो पेमेंट की थी वो वापस भी करनी है और उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट भी पे करना है। अब इंटरेस्ट आज के टाइम पे उस पर तकरीबन कोई 800 बिलियन की अमाउंट है PHL में, उसका इंटरेस्ट देना आपने, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होंगे बैंक्स के। आज आपने देना 23-24%। अब वो अरेंज नहीं हो रहा था, तो इन्होंने अरेंजमेंट उसकी क्या की कि यार बिल से ही PHL के नाम पे 3.28 रुपीज़ पैसे कलेक्ट करो और उसका इंटरेस्ट पे करो। तो इस टाइम हम लोग सर्कुलर डेट का इंटरेस्ट भी हम आम कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है कि ये बिल जो है वो इतना खौफनाक किस्म की चीज बन चुकी है, इसीलिए मैंने कहा कि व्यूअर्स को पता हो। और अभी टैक्सेस की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो एक सेपरेट टॉपिक है। जैकब साहब आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह से CPI इन्फ्लेशन का जिक्र किया अबू बकर साहब ने और पूरे बिल की पोस्टमार्टम कर दिया बिल का। अब पोस्टमार्टम करें या उसको पैनाडोल की गोली दे दें, पे तो हम नहीं करना है। एंड ऑफ द डे जो नीचे बॉटम पे अमाउंट लिखी हुई है 45,000, 20,000, 40,000, वो हम नहीं पे करना। ये जो एक गरीब आदमी 25-30,000, 35,000 सैलरी लेने वाला बंदा है,
स्टेट बैंक अपनी रिपोर्ट में कह देता है कि जी इन्फ्लेशन रेशो जो है ना वो 29% है, 27% है, मई में 38% था, तो उसको रिड्यूस किया हमने। ये कहाँ से निकालते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स जो निकलता है? आप माशाल्लाह से इकोनॉमिस्ट हैं, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है इस पे। गरीब आदमी तो पेट्रोल पूरा नहीं कर सकता ऑफिस से घर जाने का, बिजली का बिल पूरा करे, तो ये तो बहुत बड़ी परसेंटेज है, लेकिन ये गवर्नमेंट कैसे निकाल लेती है इतना कम परसेंट? देखिए बात है, जैसे अबू बकर साहब ने बहुत अच्छी डिटेल में समझाया, लेकिन आपको मुझे तो नहीं समझ आया ना। हम तो वो बॉटम ही देखेंगे ना, ये बिल भी कितना शायद 2 मिनट बाद भूल जाएंगे। ये भी कितनी चीज़ों का आप बताइए। जो आपने कहा था बॉटम लाइन तो वही है ना, वो जो बेचारे ने देना है, पे करना है। अब देखिए एक जो ट्रेजेडी हमारे मुल्क की है, सोलर, जैसे मैंने आपसे कहा, सोलर 2 तरह का होता है। एक रिटेल सोल्यूशन जिसे हम रूफ टॉप सोलर वाला भी कहते हैं, एक होलसेल है कि बड़ी मतलब इंडस्ट्री अपनी लगा ले, वो रिटेल है। लेकिन एक है कि बड़े सोलर प्लांट लगाए या विंड लगाए और वो फिर ट्रांसमिशन सिस्टम से आप तक पहुंचे। यूटिलिटी स्केल, दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो मैं जो कहता हूं कि कराची दुनिया का उन चंद शहरों में है, अफ्रीका में कुछ इसको compete करते हैं कि 365 दिनों में से 320 दिन आर सनी डेज। यस, सनी डेज का मतलब यह है कि इसमें जर्मनी में जो शहर हैं वो तकरीबन एवरेज 160 दिन सूरज निकलता है। ओके, कराची में 320 दिन। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अगर रूफ टॉप सोलर को यहाँ प्रमोट करे, और फिर बाकी पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ कराची की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि एक बड़ा 10% ऑफ द पॉपुलेशन है। तो आप ये देखिए कि मेरे घर में सोलर लगा है, 15 किलोवाट का है, तो मेरी जो ऑलमोस्ट मीटर बिजली की कॉस्ट है वो 5-10 हज़ार ऐसे ना होने के बराबर है। सही। इसलिए तो उसके 3 फ़ायदे हैं जो गवर्नमेंट अगर समझे, लेकिन वो इतनी पॉलिटिक्स है कि बस अल्लाह ही माफ़ करे। पहली ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट, कि मुझे बिजली तकरीबन 0 कॉस्ट पे 4 रुपये पर यूनिट में पड़ती है। इस वक्त जो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है 4 या 5 रुपये, मतलब ज़ीरो ही हो गया ना आजकल के रेट। 40 रुपये का अगर के इलेक्ट्रिक चार्ज करे और मेरा अपना सिस्टम 4 रुपये करे, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल माइक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट। सही। मैक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट यह है कि जितनी बिजली मैं सोलर से यूज़ कर रहा हूँ उतनी बिजली ऑयल से नहीं बन रही। इसका मतलब है, मैंने हिसाब लगाया था कि तकरीबन साल में 10-12 हज़ार डॉलर का ऑयल बिल मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ जिसका अभी तक किसी को एहसास नहीं है, मैक्रो इकोनॉमिक बट मोर एनवायरमेंटल, कार्बन क्रेडिट। यस, यकीन कीजिए कि पाकिस्तान को ये एहसास नहीं है। बाई 2030, अभी जो पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई है जो बाइडन साहब ने लीड की थी, कि बाई 2030 अगर कोई एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री नेट ज़ीरो कार्बन न्यूट्रलिटी, यानी कि मैं कार्बन एनवायरनमेंट में नहीं दे रहा, उसका सर्टिफिकेट होता है। वो मैं बड़ी एक जुमले में आपको समझा दूं कि मेरे घर में अगर बिजली जल रही है, 100 में से 70 यूनिट सोलर के हैं और 30 मेरे सोलर दूसरे के हैं, तो जो फॉसिल फ्यूल वाला है मैंने उससे कार्बन एनवायरनमेंट में दी और सोलर से मैंने उतने कार्बन सेव किए, तो नेट उसका एक आना चाहिए। तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं इतनी रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करूं कि ज़ीरो हो जाए मेरा, जितनी मैंने कार्बन डाली थी उतनी मैंने सेव भी की, सही। तो 2030 या हो सकता है उससे भी पहले, every exporter will have to issue a certificate from the competent authority in that country कि I am carbon neutral, carbon net zero carbon certificate। Apple है, ये आज भी मांगता है अपने 42 जो इनके वेंडर्स हैं अराउंड द ग्लोब कि नेट ज़ीरो कार्बन न्यूट्रलिटी का सर्टिफिकेट दो। हमारे मुल्क में किसी को अभी होश नहीं है, और हमारे मुल्क में मुझे एरिया जिसके ऊपर वर्किंग करने नहीं भाई जो मैं बता रहा हूँ कि हमारी एक वक्त में एक्सपोर्ट्स बैन हो जाएंगी। मैंने तो जो एनर्जी के मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब से भी बात की है कि जी कार्बन की आप पूरी मार्केट डेवलप करें, पूरा निज़ाम डेवलप करें। रूफ टॉप सोलर वालों को, जैसे मैंने बताया आपको, मैं तकरीबन को एक 1200-1300 टन कार्बन सेव कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बेकार है, मैं उसको कमोडिटी एक्सचेंज में या स्टॉक एक्सचेंज में बेच दूँ। जो नो एक्सपोर्टर है वो मेरी आपकी कार्बन लेके न्यूट्रलिटी के सेट, इसे हम कहते हैं कि कमोडिटी या मर्केंटाइल इंडिया में ये ट्रेड होती है। हमारे मुल्क में इसका कोई अभी एहसास ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं। और टाइम 20 क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी तो बहुत सारा काम अभी होना बाकी। अभी अबू बकर साहब आप इस्लामाबाद में जो कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, तो वहाँ पर भी तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही टोटल ये वो था ना। जी, मैं एक बात इनके सोलर के फ़ायदे में एक बात और ऐड करूँगा कि जैसे कि हम T&D लॉस की बात करते हैं कि आपके पास जो यूनिट वहाँ से जनरेट हुआ और एटलीस्ट
मतलब अगर मैं एवरेज लॉस पाकिस्तान का देखूं तो 20 से 25% है, क्योंकि कुछ डिस्कोस का ज़्यादा है। तो अगर मेरे घर से एक्स्ट्रा यूनिट जनरेट होगा सोलर का और वो बराबर वाले घर में चला जाएगा तो वो 25% का लॉस भी सेव होगा। तो इतने बेनिफिट्स के अलावा कहां से लाइन लॉस मैंने हमसाये को दे दिया, बिल्कुल, मैंने सिस्टम में डाला और हमसाये ने ली। वेरी राइट, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है जो कि आप एक पूरा TND लॉस सेव करते हैं। तो ये जस्ट एक उस पर ऐड कर रहा था। और बाकी क्लाइमेट चेंज पे 2 बातें ऐड करूंगा सर की बात के आगे, कि बिल्कुल इस टाइम यूरोप ने एक न्यू मैकेनिज्म जो है ना वो लॉन्च कर दिया, जो कि अगले साल से प्रॉपर लॉन्च हो जाएगा 2024 से, जिसका नाम है CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। उस पर उन्होंने ये चीज़ उसके अंदर वजह की है कि हमारे यहाँ जो भी चीज़ बेचने आएगा यूरोप के अंदर, वो अपना पूरा कार्बन फुटप्रिंट क्लियर करेगा कि मेरी प्रोडक्ट जो है उसके अंदर कितनी, इसको बनाने में कितनी कार्बन एमिशंस आ रही हैं। अच्छा, उसके अंदर जितने परसेंटेज कार्बन एमिशंस क्योंकि उतने % का टैक्स लगेगा आप पे। अच्छा, तो उसके अंदर ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर, एक एग्जांपल मैं टेक्सटाइल सेक्टर की ले लेता हूँ, अगर 10 कंपनीज हैं और उसमें एक अगर नेट जीरो है तो उसको वहाँ 0 टैक्स लगेगा, लेकिन जिसकी जितनी % ज्यादा होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो आप वहाँ इनकॉम्पिटेंट भी हो सकते हैं कि दूसरों के मुकाबले में। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर पाएगा उसके बाद। अब इस टाइम कुछ टेक्सटाइल्स तो काम कर रही हैं, कुछ जो मतलब ऑब्वियसली जिनके, देखें ये पाकिस्तान के अंदर तो कोई पुश नहीं है, जैसे कि कोई कार्बन मार्केट नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जिसके जैसे कि एग्जांपल दी है एप्पल की, मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि आपका बायर कौन है। मेरा कस्टमर अगर मुझे बोलेगा कि मैं आपसे प्रोडक्ट लूंगा ही नहीं अगर आप नेट जीरो है, तो मुझे जबरदस्ती नेट जीरो पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए बाय 2030 जो एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुई है ना पेरिस में, जी बाय 2030 ये अभी तो फैसिलिटेट कर रहे हैं कि पेनल्टी दो, बाय आफ्टर 2030 नो फैसिलिटेशन ऑफ टैक्स, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपोर्ट, ब्लॉकेज हो जाएगी। तो आप जो कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे थे उसमें यह है कि आपके पास जो UN का क्लाइमेट चेंज फोरम है उसकी हर साल एक कॉन्फ्रेंस जिसको COP कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इस साल COP28 जो है वो दुबई के अंदर होने जा रही है। तो उसी की एक प्री रिक्विजिट वहाँ पे SDPI ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें UAE एम्बेसी के लोग भी इन्वॉल्व थे, सब लोग। तो उसमें एक डिस्कशन हो रही थी कि यार वहाँ पे पाकिस्तान क्या रोल एक कर सकता है। जैसे कि COP27 के अंदर हमें काफ़ी कंट्रीज़ ने प्लेजेस दिए थे कि पाकिस्तान के अंदर जो सारा एक लॉस एंड डैमेज का एक फंड है, जिसमें आपके पास जो सारा फ्लड के डैमेज हुए थे उसके अंदर उन्होंने प्लेजेस किए थे कि यार इसको रीबिल्ड करने के लिए हम देंगे, बट उसके अंदर कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। तो उसके अंदर क्या हो सकता है, बड़ा उसको सराहा गया था, जी रहमान साहब गई थी तो बड़ा उसको बिल्कुल। तो उसके अंदर ये कि उसकी प्रोग्रेस के ऊपर बातें होंगी और ये कि आप पाकिस्तान मजीद उसमें क्या रोल अदा कर सकता है। तो उस कॉन्फ्रेंस में इसी से रिलेटेड बातें हो रही थी और ये नवंबर के एंड पे आई थिंक 28 या 29 नवंबर को स्टार्ट हो रही है और दिसंबर के फर्स्ट 10 डेज चलेगी ये दुबई के अंदर। तो ये एवरी ईयर होती है और इसमें ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातें होती हैं और डिफरेंट कंट्रीज आके अपना प्लेजेस देते हैं कि हम नेट जीरो कब तक होंगे। और पाकिस्तान के अंदर भी सर्टेन टारगेट्स तो हैं, पता नहीं अचीव होंगे या नहीं। पाकिस्तान का टारगेट है कि बाय 2030 हम क्लीन एनर्जी जो है ना वो 30% करेंगे, मतलब हाइड्रल प्लस विंड प्लस सोलर, इसको मिला के हम 30% शेयर करेंगे। ये पाकिस्तान ने टारगेट ऑन पेपर्स दिया हुआ है और एक्चुअल प्रोग्रेस मैप भी दिया होगा, किस तरह से होगा कोई इसके लिए डिफाइन? इसमें शेयर्स हैं, मतलब देयर इज डिफाइंड शेयर्स कि यार सोलर कितना करना है, विंड कितना करना है, और डैम ऑलरेडी कुछ बिल्ड हो रहे हैं तो वो ऐड होते जाएंगे, बट उसमें अभी तक प्रोग्रेस उस तरीके से नहीं है। और जैसे कि अभी सोलर पे तो एक इन्होंने बड़ा, जैसे एक बात सर ने की कि यूटिलिटी स्केल के ऊपर, तो पाकिस्तान ने अभी एक फर्स्ट अपना सबसे बड़ा यूटिलिटी स्केल 600 मेगावाट मुजफ्फरगढ़ का RFP लॉन्च किया हुआ है। अब वो अगर मैच्योर होता है तो उसमें होगा कि 600 मेगावाट सोलर एक साथ इंस्टॉल हो जाएगा वहाँ पे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक जो मैक्सिमम यूटिलिटी स्केल इंस्टॉल हुआ है वो 100 मेगावाट है, इससे बड़ा आज तक नहीं हुआ। वही भावलपुर वाला है शायद? नहीं, भावलपुर के बाद एक अभी रिसेंट हुआ है 1.5 साल पहले जेनफा के नाम से, जो कि लिया में। और अब ये कि 600 मेगावाट एक बड़ा अचीवमेंट होगा पाकिस्तान के लिहाज से, लेकिन ये कि उसी एरिया में, मुजफ्फरगढ़ लिया के करीब ही। हाँ बिल्कुल, ये उस एरिया के अंदर सोलर इंसुलेशन काफ़ी हाई है, उस एरिया के अंदर काफ़ी हाई है। और वहाँ पे इन्होंने इस तरीके से प्लानिंग की है, ये जो हम ट्रांसमिशन प्लानिंग की बात कर रहे थे कि मुजफ्फरगढ़ पे वहाँ ऑलरेडी पावर प्लांट्स हैं, तो वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइंस मौजूद है। सो एक इन्होंने ये थोड़ी सी बेहतर प्लानिंग की है कि यहाँ पे हम लगाएंगे तो एटलीस्ट ट्रांसमिशन का इशू नहीं आएगा हमें। तो ये मतलब क्लाइमेट चेंज पे इस टाइम दुनिया तो बहुत काम कर रही है, बट जनरली ये कि नॉर्मली डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ फंड्स आते हैं, क्लाइमेट फंड्स और डिफरेंट फंड्स। अगर मैं आपको सिर्फ नंबर्स की बात करूँ तो पाकिस्तान तकरीबन 1% से कम
GHG एमिशंस के अंदर कंट्रीब्यूशन करता है दुनिया में। और जो दुनिया के 3 बड़े मुल्क हैं, मतलब जो इस टाइम USA, चाइना और इंडिया, ये तीनों मिला के ऑलमोस्ट 47% GHG एमिशंस अकेले ये 3 करते हैं पूरी दुनिया में। तो फिर किसी गिनती में भी नहीं, आटे में नमक वाली बात तो हो गई। असूलन जो इस टाइम ये जो कॉप की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और इस पे ये बात होती है कि यार जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अगर आप USA देखें, इंडिया देखें, चाइना, सबसे ज़्यादा कोल पावर प्लांट्स यहाँ हैं। इन्होंने अपने टाइम पे जो पिछले 100 सालों के अंदर इतना कोल यूज़ कर लिया है, तो अब असल में यहाँ से फंड जो है ना, एक सब्सिडाइज फाइनेंसिंग डेवलपिंग कंट्रीज में आनी चाहिए ताकि हम लोग उसको ऊपर फ़ायदा ले सकें। और हम लोग इस टाइम वल्नरेबल भी बहुत ज़्यादा हैं, कि जैसे हमारे हीट वेव्स, फ्लड्स और इन सब चीज़ों के साथ क्लाइमेट चेंज की जो बिल्कुल। अच्छा वक्त साहब, मुझे एक बार फिर जाकिर साहब ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है, लेते हैं ब्रेक। ब्रेक से वापसी आते हैं, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। मुझे जिस तरह से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अबू बकर साहब ने बताने की कोशिश की कि इसका टोटल जो परसेंटेज है वो किस तरह से निकला और किस तरह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातें हो रही हैं और किस तरह से कॉन्फ्रेंस की उन्होंने डिटेल बताई। जो लास्ट ईयर COP27 में जब शीर रहमान साहबा गई थी तो बहुत ज़्यादा उजागर किया गया था उसको कि पाकिस्तान शायद कोई अच्छे लेवल्स के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन आज उसमें कितनी चीज़ें बाकी हैं अभी। मैं जैकम साहब आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से अभी इंडिया, USA और चाइना की बात की अबू बकर साहब ने, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तो आटे में नमक के बराबर भी 1% भी नहीं है, लेकिन ये 3 कंट्रीज और हम उसको अपना दुश्मन वाले समझते हैं? हम क्या उसके देखिए, ये जो है ना, हमारी तो ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल ये वो देखें तो वो 1% ये नहीं कि हम कहें हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्शन लेवल्स नहीं है। मतलब आप देखें कि इंडिया एंड चाइना की 60% प्रोडक्शन इज़ थ्रू कोल। ओके। हमारे मुल्क में शायद 5% भी नहीं है। imported last year imported coal is 8% and local is also कोल का कंट्रीब्यूशन coal 16% रहा है लास्ट ईयर में 16 हो गया। 16% रहा है। अच्छा, उधर 60 और इधर 60। हाँ। अच्छा, वो भी इसलिए कि अभी जो हमने ये थर्बर में जो प्लांट लगाया तो बढ़ गया, वरना पहले प्रैक्टिकली मैं ज़ाती तौर पे उसके भी थोड़ा सा खिलाफ हूँ कि इम्पोर्टेड कोल पे हमें डॉलर भी जब नहीं है तो हमें ये हमारे अपने मुल्क में कोल है, सिर्फ उसकी एफिशिएंसी जो उसके कार्बन कंटेंट का होता है वो टेक्निकल इश्यूज़ हैं। हमें अपने प्लांट को उस तरह इम्प्रूव करते और इनको कहते कि भाई हम आपको हेल्प करेंगे, टैक्स में हेल्प करेंगे, लेकिन यूज़ दी लोकल कोल। पाकिस्तान किसी ज़माने में याद है कि हमें इतना कहा जाता था कि पाकिस्तान में इतना कोयला है कि कितने बरस तक चलेगा। कितनी अमाउंट बताई जाती है जी पाकिस्तान में? आई थिंक 200-300 सालों की बातें होती थी कि 200-300 साल एनर्जी ह्यूज रिजर्व्स। इंडिया चाइना 60% यूज़ कर रहा है। वो इंडिया बड़ा ग्लोबली कहता है कि जी मैं रिन्यूएबल एनर्जी कार्बन सेविंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जब तक मेरा कोल है, सस्ती मेरी बिजली है, लोकल है, मैं वो भी कंटिन्यू, मतलब वो न्यूट्रलिटी पे तो जा रहा है, लेकिन उसने जो कोल है उसको चाइना ने भी बंद नहीं किया। उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। हमारी जो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि हमें जब तक एक पूरी प्लानिंग नहीं करेंगे कि भाई देखो, और प्लानिंग को कुछ बड़े साइंटिस्ट नहीं चाहिए, मतलब आप मैं बैठ के कोई भी आदमी कर सकता है, लेकिन टारगेट तो आपके जैसे आपने कहा कि जी बाई 2030 हम 30% हो जाएंगे, इससे नहीं होता। आपके ऑन ग्राउंड 75 सालों से बहुत कुछ कहते चले आ रहे हैं। जब तक आप देखें ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि सोलर सबसे पहले आप पूरे मुल्क में रूफटॉप सोलर की बात करें, वो जब तक नहीं होगा जब तक कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीज़ एंड इन्वर्टर्स को फैसिलिटेट नहीं। अब ये मैं इंडिया की मिसाल इसलिए देता हूँ कि अगर मैं बरतानिया, सिंगापुर की मिसाल दूँ तो लोग कहें जी उनकी बात मत करें, वो तो बहुत आगे हैं। इंडिया तो हमारा नेबर है ना, सिर्फ क्रिकेट मैच साथ ही थे हम लोग नहीं, पर इंडिया से सिर्फ क्रिकेट मैच तो नहीं जीतना, और भी बड़े मैच हैं। तो वो मैच में आप याद देखिए कि इंडिया ने ये काम टारगेट का शुरू किया, और आज वहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कार्बन की प्रॉपर ऑर्गेनाइज कार्बन ट्रेडिंग मार्केट है। ये जो हमारा जो वेस्टेजेस, जो म्यूनिसिपल वेस्टेजेस जो हैं, वो मुंबई में जाइए, इसकी सेपरेशन भी हो रही है। जो फाइनल वेस्ट है उससे बिजली भी बना रहे हैं। जब हमारे भी हो सकता, कराची और मुंबई द टू ट्विन सिटीज, सिस्टर सिटी। तो मेरा कहने का मकसद है विंड में पहले तो हम कहते हैं कि विंड कहीं बाहर लगाओ। अब चाइना ने छोटी स्मॉल विंड मिल्स बनाई हैं प्लास्टिक की, वर्टिकल, और वो रूफ के लिए बनाई हैं। और आप जाएं तो वो बना के आप मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने घर में 15 किलोवाट के साथ साथ कहीं जो विंड भी, छत पे रूफटॉप विंड भी लगाऊं। अगर विंड का क्या फ़ायदा है, देखिए कि विंड और सोलर कंबाइंड
आपको 24/7 देते हैं, इसलिए कि रात को भी हवा तो प्रेशर ज़्यादा होता है, चल रही होती है, दिन में भी विंड बना रही है बिजली, और रात को भी, तो दिन में जो बना रही है मेरी बैटरी को चार्ज कर रहा है, और रात को जो है वो मेरे क्योंकि रात को मेरी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है, तो विंड और सोलर हाइब्रिड सोल्यूशन जिसे हम लोग कहलाते हैं, लार्ज स्केल पे तो है। और ये चाइना अगर इतना बड़ा मुल्क है, तो मैंने जैसे कहा कि इंडिया ने जब ये कहा कि 100 गीगावाट और 125 और 500 का टोटल, अब तो हाइड्रोजन का भी आ गया है, ग्रीन हाइड्रोजन पे भी उनकी पॉलिसी है। तो उन्होंने जब कहा तो दुनिया की ताकतों को ये लगा कि यार ये मुल्क करेगा। उसने दूसरी चीज़ उन्होंने ये की जो हमें उससे सीखना चाहिए कि जी हम ये इतनी सोलर लगाएंगे और उनको प्रेफर करेंगे जो लोकल मैन्युफैक्चर करेंगे, मीनिंग पैनल इंडिया ने वो किया, जितने बड़े बड़े थे ट्रीना सोलर ये वो जिनको और कैनेडियन सोलर, सब ने कहा यार 100 गीगावाट 125 गीगावाट, मेरी कैपेसिटी तो टोटल 4 गीगावाट है, प्लांट लगाओ। वो सबको इंसेंटिव मिला, आज वो सारे इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स भी इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनके अपने दूसरे भी आ गए, वहाँ पर रोजगार के मौके भी मिले जब इंडस्ट्री लगी है, तो फिर अब सस्टेनेबल देखिए जो भी टेक्नोलॉजी बाहर से आती है उसमें मैं भी और आप भी आइडियल होता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, अगर कैनेडियन सोलर आएगा तो इंडिया ने कहा कि भाई इसके बाद आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है कि हमारे लोकल लोगों को बताना कि आइंदा मैंने कैसे चलना है, तो वो वहाँ से सीख भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। अब वो कैसा, मैं आपके तरफ आऊँगा, पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा ये एक राहदारी है, ग्वादर से लेके बदीन तक एक इतनी बड़ी साहली पट्टी है, विंड के लिए तो ये भी बहुत बड़ा आइडियल लोकेशन नहीं है? मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, बस एक चीज़ ऐड करूँगा पहले कि लोकलाइजेशन जो है वो तो मेरा ख्याल है कि हमारी हर इंडस्ट्री में ये फुकदान रहा है। जो हम आज तक गाड़ियों पे भी बात करते हैं वही सारी सूरत हाल हमारी एनर्जी पे भी है, और जिसका एक इम्पैक्ट हमें हमेशा से ये रहा है कि डॉलर बेस्ड हम लोग इंपोर्ट या प्लांट्स लगाते हैं और बाद में हम कैपेसिटी पे हमें उन पे इश्यूज होते रहे। और ये सोलर में भी हमें यही प्रॉब्लम आ रहा है, विंड में भी ये प्रॉब्लम है कि हमारी जितनी भी पेमेंट्स है फिर डॉलर्स में, हाँ सारी इंपोर्ट पे हाँ, तो ये लोकलाइजेशन और गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ये बहुत बड़ा फुकदान है हर सेक्टर में। और जहाँ तक विंड की आप बात करें, विंड पे मेरा पहला पॉइंट तो ये होगा कि देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो जंपीर कॉरिडोर है जहाँ पे ऑलरेडी हमने ग्रिड्स भी बनाए हैं, जहाँ हम ट्रांसमिशन लाइंस भी ले हैं, हमने अभी तक उसे ही एग्जॉस्ट नहीं किया। वहीं पे तकरीबन कोई 6000 मेगावाट की बातें होती थी, तो अभी तक हम वहाँ पे शायद 6000 में मतलब बहुत ही सेफ साइड बता रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा बातें, लेकिन वहाँ पे अभी तक हम शायद 2000 के आसपास भी नहीं पहुँच सके अभी तक। मतलब ये वाला कॉरिडोर अभी तक तो ये तो वो है जो कि करीब है। अब हमारे पास कॉरिडोर्स तो इस टाइम जो है ना, 2 बड़े कॉरिडोर्स, एक ग्वादर की साइड पे भी है और क्योंकि लेकिन ये होता है कि जो आपके पास ऑफ शोर कहलाता है, जो आप सी साइड पे लगाते हैं, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है ड्यू टू सिविल वर्क्स, बट ये कि बिल्कुल, और लेकिन जो ऑन शोर है उसमें चाली का भी एक बहुत बड़ा हमारे पास जो है ना कॉरिडोर मौजूद है। लेकिन इसमें मेरा पहला सजेशन या जो बाय स्टडीज ऑलरेडी इस पे स्टडीज मौजूद हैं कि पहले तो आप सबसे पहले जो कॉरिडोर नियर बाय मौजूद है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बन चुकी है, जहाँ पे फैसिलिटीज आ चुकी है, पहले आप उसे एग्जॉस्ट करें। उसके बाद आप चागी के ऊपर जो है ना एक विंड एंड सोलर पे बिल्कुल ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बलोचिस्तान सोलर के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा इंसुलेशन वहाँ पे मौजूद है। जो स्टडीज़ है ये कहती हैं कि आपके पास सबसे ज़्यादा वहीं पे, और इस टाइम कई ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो कि पाइपलाइंस के अंदर हैं, बट ये कि वो मैच्योर नहीं हुए। कई 50-50 मेगावाट के 5 से 6 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि बलोचिस्तान में थे, बट कोई एक भी मैच्योर नहीं हो सका। तो इसमें असल जो 2 पॉइंट्स जो एनर्जी सेक्टर के लिहाज से हैं, वो मेरा ख्याल है एक लोकलाइजेशन और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और इंटीग्रेटेड एनर्जी प्लानिंग। ये ऐसे काम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर मिल के करे, स्टेक होल्डर्स करें इसके ऊपर काम, तो मेरा ख्याल है कि एनर्जी सेक्टर में हम बेहतरी ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया वो अगर इस्माइल साहब, जनाब जैकब रिजवी साहब, आपने अपना कीमती टाइम निकाला और स्टूडियो में तशरीफ लाए। नाजरीन, आज हमने बात करने की कोशिश की रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के ऊपर। देखना यह है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ तो अभी भी बहुत मौजूद हैं। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे जो नौजवान नस्ल जो स्पेशली कहा जाता है, जैकब साहब ने एक अच्छी बात की थी कि पाकिस्तान की यूथ 65% से ज़ायद यूथ रखने वाला ये मुल्क है, लेकिन उनको पॉजिटिव वे में यहाँ यूज़ नहीं किया जा रहा। जब हम इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी मौजूद हैं। जिस तरह से मैंने बात करने की कोशिश की कि ये वाला कॉरिडोर जो ग्वादर से लेके बदीन तक, ये एक ऐसी साहली पट्टी है कि जहाँ पर दुनिया की कोई ताकत विंड को या हवा को रोक नहीं सकती है। तो यहाँ पर बेशक सिविल स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी साहली पट्टी है
जहाँ पर जो है ना हम विंड के पावर प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान के चागी की बात की है अबू बकर साहब ने, तो वो भी बहुत बड़ा एरिया है। जिमपीर का सिंध के अंदर जो ये एरिया है ये अभी पूरा जो है ना उस तरह से डिस्क्लोज नहीं हो सका। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं, जिस तरह से रूफटॉप सोलर की बात की जैगम साहब ने, तो हमारा पाकिस्तान एक इतना बड़ा नहरी निज़ाम रखने वाला मुल्क है। अगर हम पूरे नहरों के ऊपर सोलर सिस्टम लगा दें, इतने बड़े मोटरवेज हैं हमारे पास, कराची से लेकर लाहौर तक का इतना बड़ा मोटरवे, जब सारी ज़मीनें खरीद ली हैं, यहाँ पर भी सोलर सिस्टम लगाए जा सकते हैं। लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि लीडरशिप कहाँ से आएगी, वो विजन कहाँ से आएगा। जो जिन्ना साहब ने विजन दिया था, जब हमारे अबाविदाद अपना सब कुछ छोड़ के खाली हाथ इस दो कौमी नज़रिए की वजह से पाकिस्तान की तरफ चले थे, अपना सब कुछ छोड़ के, तो क्या हमें आज वो वक्त याद नहीं है जो लाखों जानों की कुर्बानी देने के बाद हमने ये खिता हासिल किया? तो आज भी हमें उसी तरह से इसकी कदर करनी चाहिए और यहाँ के जो जिन्ना साहब का विजन था उसको आगे लेके चलना चाहिए। तो आज के इस प्रोग्राम से मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।